गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओशियंस को हम डिस्कस कर रहे थे, महासागरों को। हमने पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को डिस्कस किया कि इन महासागरों के अंदर की अगर हम टोपोग्राफी देखना चाहें तो वो किस तरह से इनमें पर्वत होते हैं, इनमें मैदान पाए जाते हैं, ढलान होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमने देखा, कहाँ पे मग्न तटों की चौड़ाई ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, उसके पीछे के कारण क्या हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली आज मैप में हम देखेंगे जिन सागरों के जो सीमांत सागर, मार्जिनल सी, जिनको हमने पढ़ा था कि एक तरफ आइलैंड रहते हैं, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट की मुख्य भूमि लैंड एरिया रहता है। इन्हीं के बीच में जो समुद्र पाए जाते हैं, जो सी होते हैं, उन्हीं को मार्जिनल सी कहते हैं। और हमने इनके नाम पढ़े थे, मैप में नहीं देखा था। वैसे तो ये आपको काम खुद से करना था, लेकिन हम मैप में भी इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन की, प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में यहाँ पे बेरिंग सी दिखाई दे रहा है। ये आर्कटिक ओशियन का चुकची सी दिखाई दे रहा है, ईस्ट साइबेरियन सी, लाप्टेव सी। ये ऊपर वाले आपको किसके दिखाई दे रहे हैं? आर्कटिक ओशियन के दिखाई दे रहे हैं, आर्कटिक ओशियन के। कारा सी, बेरेंट सी, लाप्टेव सी। अगर हम बात करें जो हम पढ़कर आ चुके हैं, नॉर्थ पैसिफिक सी और इसके अलावा साउथ पैसिफिक सी, तो यहाँ पे बेरिंग सी, सी ऑफ ओखोटस्क जो कि सखालिन और कमचटका, इन प्रायद्वीप जो कि रूस के हैं, इन प्रायद्वीप के बीच में यहाँ पे है सी ऑफ ओखोटस्क। ये एक तरफ जापान है जो कि हम जानते हैं आइलैंड द्वीपों के रूप में है, और दूसरी तरफ हमारी जो एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के पूर्व में बात करें तो जापान आइलैंड है, और सी ऑफ जापान के पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे रशिया का भी कुछ पार्ट लग रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लग रहे हैं। इसके अलावा येलो सी, जिसके एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ छोटे छोटे आइलैंड है। इसी तरह ईस्ट चाइना सी है। इसके अलावा साउथ चाइना सी है, जिसके एक तरफ द्वीप है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट की मुख्य भूमि, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉन्टिनेंट की मुख्य भूमि जो है ये लग रही है। यहाँ पे साउथ चाइना सी है। इसके अलावा सेलिबीज सी, बांडा सी, अराफुरा सी, तिमोर सी, कोरल सी। तिमोर सी इसमें नहीं है, यहाँ पे सेलिबीज सी, कोरल सी, साउथ पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे कोरल सी। तो ये, और अराफुरा सी, यहाँ पे ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर इस तरह से शेप में बनी हुई है। तो ये हमने कुछ आइलैंड, कुछ खाड़ियाँ देखी थी जो कि पैसिफिक ओशियन को पढ़ते समय देखी थी। इसी तरह से अटलांटिक ओशियन आपको प्रॉपर मैनर में दिखाई दे रहा है कि ये हमारी जा रही है इक्वेटर, जो कि अफ्रीका से बिल्कुल लगभग अफ्रीका को मिड से काटती है, क्योंकि अफ्रीका से हम जानते हैं तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, कर्क रेखा भी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, मकर रेखा भी। तीनों ही रेखाएं जो हैं वो गुजरती हैं कहाँ से? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाई दे रहा है कि अगर हम बात करें अटलांटिक ओशियन की, तो इसमें ये तो हमने देखा था इस तरह से क्या है, मध्य अटलांटिक कटक बना हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि अर्जेंटीना और इनके बीच में, इसके अलावा हम बात कर रहे थे लेब्राडोर सी की। ये आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड सी। ये आइसलैंड से स्टार्ट होता है बेसिकली। ये जो एस शेप में मध्य अटलांटिक कटक है, ये आइसलैंड से स्टार्ट होता है। कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था। तो ये मैप बाकायदा आप इंग्लिश चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो इस मैप को बाकायदा आप अपनी मैप में देखोगे तो वो आपको क्लोज से दिखाई देगा। इसमें बहुत से नाम आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, उनको और ज़्यादा एनलार्ज आप आराम से अपनी मैप में देख सकते हो। तो ये कुछ हमने पढ़ा था पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बारे में। तो मैप भी है बाकायदा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और जूम करके है, बेरिंग सी दिखाई दे रहा है, सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, और फिलीपींस के पास में तो फिलीपींस सी है। ये फिलीपींस दिखाई दे रहा है, जिसकी राजधानी मनीला है, जो कि द्वीपीय देश है एक तरह से, आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे द्वीप हैं इसके अंदर भी। ये आपको सेलिबीज सी, अराफुरा सी और कोरल सी। इसको और प्रॉपर मैनर में देखते हैं। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है साउथ पैसिफिक सी। ये 23.5 डिग्री जा रही है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग बीच में से आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही है, और ये यहाँ पे कोरल सी है। और ये तस्मान सी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये तस्मान आइलैंड है, जो कि किसका है? ऑस्ट्रेलिया का ही है। ये आपको न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है, और ये न्यूजीलैंड की राजधानी है यहाँ पे वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के, तस्मान के और
अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल दक्षिण पूर्व की, तो यहाँ पे तस्मान सागर है जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन का ही एक सागर है, एक समुद्र है जो कि तस्मान सी है। इनको हमने बाकायदा पढ़ लिया था लेकिन मैप में नहीं देखा था उस समय के अंदर। ये नॉर्थ अटलांटिक सी में यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, ये लेब्राडोर सी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड जो हम पढ़ रहे थे, आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, वो यहाँ पे स्थित है। और ये आपको उत्तर अमेरिका का पूरा सा मैप अच्छे तरीके से, पूरा प्रॉपर तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा, ये आपको जो 5 ग्रेट लेक्स जिनको हम कहते हैं वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और ये इनकी सीमा पे ही, इन्हीं के बीच से सीमा है ये वाली अमेरिका और कनाडा की, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा की। ये गल्फ ऑफ मैक्सिकन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हडसन बे है यहाँ पे। और इसके अलावा ये नॉर्थ अटलांटिक सी है क्योंकि ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये गुजर रही है कर्क रेखा, जो आपको दिखाई दे रही है कर्क रेखा गुजर रही है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तो तुरंत अंदाजा आपको लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी रेखा गुजर रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को। और हिंद महासागर को आज हम बकायदा मैप में देखेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत के कारण बे ऑफ बंगाल भी और अरब सागर भी, जिसको वैज्ञानिक या विद्वान जो हैं वो हिंद महासागर का भाग नहीं मानते। वो कहते हैं लाल सागर जो है वो हिंद महासागर का सागर है, सीमांत सागर है। देखिए हिंद महासागर और इंडियन ओशन, इसका नाम ही हमारे देश के नाम पे है। हिंद महासागर की औसत गहराई कम है, इसमें आइलैंड भी कम है। जैसे हमने बहुत से आइलैंड पैसिफिक ओशन में देखे हैं, अटलांटिक ओशन में भी आइलैंड है, लेकिन हिंद महासागर में बहुत कम आइलैंड है। गर्त भी बहुत कम है, सुंडा गर्त को हम जानेंगे, लेकिन गर्त भी कम है, यानी ट्रेंचेस भी कम है, आइलैंड भी कम है, इसकी औसत गहराई भी कम है। इसको क्या कहा जाता है, अर्ध महासागर कहा जाता है इसे, इसीलिए इसको सेमी ओशियन यानी कंप्लीट ओशियन ना कहकर इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। लेकिन इसकी गिनती, इसकी काउंटिंग हम महासागरों में ही करते हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जिसको हम पढ़ चुके हैं, फिर अटलांटिक महासागर को पढ़ चुके हैं, अब हम हिंद महासागर को पढ़ रहे हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसकी औसत गहराई अगर हम देखें तो 4000 मीटर के लगभग है इसकी औसत गहराई। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, अभी मैप में भी देख लेंगे, वो पूरी तरह से लैंड से घिरी हुई है। हिंद महासागर के नीतल पर उच्चावच की असमानताएं जो हैं वो कम हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि इसके बिल्कुल बॉटम की हम बात करें, नीतल की, जो कि तल और नीतल में क्या डिफरेंस होता है ओशियन फ्लोर में, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक होता है लेवल पे, यानी जो आपको तल दिखाई दे रहा है, और एक होता है उसका बॉटम बिल्कुल, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो बॉटम की अगर हम बात करें तो इस पे क्या है, असमानताएं इसमें कम है, डिस्पैरिटीज है, डिस्पैरिटीज ऑफ रिलीफ आर लेस ओवर द बॉटम ऑफ द इंडियन ओशियन। ये आपको दिखाई दे रहा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन में एक बात आपको पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये हमारा भारत, देखिए आपको दिखाई दे भी रहा होगा बहुत प्रॉपर मैनर में, ये हमारा महान देश भारत। अब कितनी बड़ी तट रेखा जो है वो हमारी लगती है अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के कारण। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत हम जिसे कहते हैं कि तट रेखा की लंबाई भी कितनी ज़्यादा है, यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर के और वेस्ट बंगाल तक ये जो जा रही है आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फिर ये बीच में बांग्लादेश इस तरह से, और बांग्लादेश के बराबर में म्यांमार। आज हम जानेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में भी। यहाँ पे छोटे छोटे क्या हैं, आइलैंड हैं। लक्षद्वीप में भी क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं। कुछ द्वीप तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं कि आप एक जगह से चलो और पार कर जाओ द्वीप को, इस तरह से। और यहाँ पे ये मालदीव जिसकी राजधानी माले, ये मालदीव दिखाई दे रहा है। और ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, लोग किस तरह से प्रेसिडेंट के हाउस में घुसे हुए थे, तो ये श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है। तो ये श्रीलंका है और ये मालदीव है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और क्या क्या लोकेशन है उसको देख लेते हैं। ये मेडागास्कर, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मानसून को पढ़ते समय भी हम मेडागास्कर जो आइलैंड है इसको डिस्कस करते हैं, जो कि अफ्रीका का है। इसके अलावा यहाँ पे सेशेल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि द्वीपों में है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से क्या है, ये भी द्वीपीय देश है इंडोनेशिया भी। सुमात्रा, जावा, सुम्बा, सुम्बाया, ये इसके क्या हैं, आइलैंड हैं। तो ये दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया, और यहाँ पे है जावा सागर, इंडोनेशिया, और ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रुनई। तो ये इसके बीच में क्या है, जावा सागर है। अच्छा, साउथ चाइना सी तक ये वाला पार्ट किसका लगता है, ये लगता है पैसिफिक ओशियन का, प्रशांत महासागर का। और यहाँ पे ये वाला जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का। इसे एक बार प्रॉपर मैनर में खुद की वाली जो मैप है खुद के पास उसमें भी देख लेना। यहाँ पे ये अरब सागर है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है ये वाला पूरा पार्ट, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। देखिए ये पार्ट जो है ये देश है ओमान, इस ओमान के साथ जो लग रहा है वो गल्फ ऑफ ओमान है, और ये है फारस की खाड़ी, ये है यमन, और यहाँ पे यमन और सऊदी अरब यहाँ से लगता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है रेड सी, लाल सागर। और लाल सागर में इस वाले पार्ट में यहाँ पे है गल्फ ऑफ अदन, क्योंकि ये सारे हिंद महासागर के कारण इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जिनको हम देखते हुए चल रहे हैं। और ये पूरा पार्ट किसका लग रहा है, ये लग रहा है अफ्रीका का, क्योंकि ये कौन सा देश आपको दिखाई दे रहा है, इजिप्ट। इजिप्ट जिसे मिस्र का वरदान कहा, मिस्र जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो नील यहीं से बहती है। ये आपको नील ही दिखाई दे रही है जो जाकर के गिरती है भूमध्य सागर के अंदर। ये इजिप्ट यानी मिस्र दिखाई दे रहा है, और मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है नदियों को पढ़ते समय। क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ना है तो हम व्हाइट नील, ब्लू नील दोनों को पढ़ेंगे, किस तरह से ओरिजिन होता है और कहाँ से बहती हुई ये जाती है। यहाँ से ये गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब तो भारत से भी पूरा पूरा अंदाजा लग रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये यहाँ पे दिखाई दे रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये वाली हमारी है इक्वेटर। तो हिंद महासागर में आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट भी किसका है, हिंद महासागर का ही तो है, गल्फ ऑफ ओमान भी, और इसके अलावा बात करें पर्शियन गल्फ भी। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी गुजर रही है, हिंद महासागर इंडियन ओशियन के यहाँ से ये इक्वेटर भी गुजर रही है भारत के जस्ट नीचे की तरफ से, और यहाँ से हिंद महासागर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो तीनों रेखाओं की स्थिति, ये जो तीनों हैं भूमध्य रेखा और हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों की स्थिति बाकायदा कॉन्टिनेंट को पढ़ते समय भी, ओशियन को पढ़ते समय भी कंटिन्यूअस मैनर में ध्यान में रखा कीजिए। तो ये आपको, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ओशियन की लोकेशन नहीं है, लोकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट कहीं से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दूसरा कारण जब हम महासागरों की लवणता देखते हैं, सैलिनिटी को डिस्कस करते हैं, जब हम ओशियन के टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं कि भाई सतह पे अगर हम इक्वेटर से चलते हैं पोल्स की तरफ, तो जो जो ओशियन है उनकी सैलिनिटी को कौन प्रभावित कर रहा है, उनके टेम्परेचर को कौन इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि इक्वेटर के आसपास सैलिनिटी ज़्यादा नहीं है, जबकि तापमान ज़्यादा कहाँ रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, सैलिनिटी भी यहीं पे ज़्यादा मिलती है महासागरों में। तो जानेंगे कि क्या कारण है सैलिनिटी बढ़ने के, क्योंकि सॉरी लवणता जो है, सैलिनिटी जो है वो हमारा पूरा एक चैप्टर है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। मृत सागर की लवणता, टर्की की जो वान झील है जो कि सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है, तो टर्की की वान झील के बारे में, या फिर अगर काला सागर या कैस्पियन सागर इनमें कम लवणता है तो उसके पीछे कारण क्या है, कौन सी नदियां इनमें आकर के गिर रही हैं। और रेड सी जो है वो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, रेड सी, इनमें ज़्यादा लवणता क्यों है, क्योंकि इनकी स्थिति आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे लोकेशन हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो जब हम बात करते हैं कि भी रेड सी की जो सैलिनिटी है वो महासागरों में जो औसत लवणता पाई जाती है, जो एवरेज सैलिनिटी पाई जाती है उससे ज़्यादा है रेड सी की, भूमध्य सागर की, मेडिटेरियन सी की, इनकी ज़्यादा है। कारण क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या गुजर रही है, सीधे सीधे 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रही है।
इसके नाते यहाँ पे वर्षा की तुलना में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो वो तो पूरा चैप्टर ही है सैलिनिटी, जिसे हमें डिस्कस ही करना है, लेकिन लोकेशन पता होने से फैक्ट्स याद करना या उन पे कॉमन सेंस लगा पाना या आपके जो बेसिक हैं उन पे आपकी कमांड बहुत बेहतर तरीके से हो पाती है। आप इमेजिनेशन में आपके वो चीज़ें आ जाती हैं, आप कल्पना कर ले जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है। तो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझना आपके लिए जरूरी भी है और आसान भी हो जाता है जब आपको मैप के बारे में जानकारी होती है। तो इसीलिए मैप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ज्योग्राफी को समझने के लिए। तो ये इसीलिए हमने बाकायदा लोकेशन को देखा है। आप अपने पास जो मैप है उसको भी एक बार ओपन करके इनको एटलीस्ट 23.5 डिग्री कहाँ से गुजर रही है, इक्वेटर कहाँ पे है, और इसके अलावा 23.5 डिग्री मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, ओशियन में कहाँ से निकल रही है, महासागरों को, महाद्वीपों को कहाँ से काटते हुए निकल रही है। तो हाँ, हालांकि है तो इमेजिनरी लाइन, लेकिन हमारे कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल स्थान के लिए ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से कंसेप्ट को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गर्तों का हिंद महासागर में अभाव है, महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो कम है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कम है, सीमांत सागरों की संख्या भी कम है, यहाँ पे जो मार्जिनल सीज हैं वो भी बहुत कम है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के कारण, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर की आकृति कैसी हो जाती है, त्रिभुजाकार आकृति का ये लगने लग जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है ना ट्रायंगुलर शेप जैसा, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट की यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट की स्थिति इस तरह से है कि इसकी वजह से इसकी आकृति ट्रायंगुलर शेप की हो जाती है। भारत की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। हिंद महासागर में महाद्वीपीय निमग्न तटों का विस्तार कम है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उनका विस्तार कम है, वो कम चौड़े हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो आ रहे हैं वो तो सर्वाधिक चौड़ाई है, लेकिन उसके अलावा जो है वो वेड्थ कम पाई जाती है। अफ्रीका तट मेडागास्कर के पास चौड़ाई औसत है इसकी। अभी मेडागास्कर की लोकेशन इसीलिए हमने देखी है कि आपको यूं ना लगे ये मेडागास्कर कहाँ से आ गया है। तो मेडागास्कर, अफ्रीका तट मेडागास्कर के पास इसकी औसत चौड़ाई कम है। पूर्व की बात करें तो जो अभी हमने देखा इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा ना, ऑस्ट्रेलिया के पास भी, भाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की बात करें तो वहाँ तो पैसिफिक ओशियन लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की अगर बात करें तो वहाँ पे हिंद महासागर लग रहा है। तो यहाँ पे पूर्व में जावा, सुमात्रा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो पश्चिम है कि जहाँ हिंद महासागर लग रहा है, लेकिन हिंद महासागर का तो पूर्व हो गया ना वो। तो हिंद महासागर के पूर्व में जावा, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया, ये जो मग्न तट हैं ये सबसे कम चौड़ाई के साथ हैं। तो ध्यान रखना है, वेड्थ अगर इंडियन ओशियन की, हिंद महासागर की पूछी जा रही है तो आपको आंसर क्या करना है कि इसकी चौड़ाई अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, हिंद महासागर की ही खुद से तुलना करें तो ये यहाँ पे जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम चौड़ाई के हैं, जबकि हमने देखा था पैसिफिक ओशियन में सबसे कम चौड़ाई दक्षिणी अमेरिका के पास पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे कम चौड़ाई कहाँ पे है? सुमात्रा, जावा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे। और जबकि अधिक चौड़ाई कहाँ पे, वेड्थ ज़्यादा कहाँ मिलती है? हमारे भारत के आसपास वाले रीजन के अंदर, यानी हमारी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, यहाँ पे ज़्यादा है। दक्षिणतम भाग इसका जाकर के अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत मग्न तट और ज़्यादा संकरा हो जाता है। अब ये फिर से आपको मैप प्रॉपर मैनर में दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए दिखाने के लिए कि आपको यहाँ पे अंटार्कटिका और सदर्न ओशियन, आपको दक्षिणी महासागर, जिसको बहुत बार ना अंटार्कटिका महासागर ही लिख दिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि इससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, अगर उसे महासागर में भी काउंट करने लग गए तो इसी वजह से ये सदर्न ओशियन ना लिख करके आपको बहुत सी बुक में ना अंटार्कटिका महासागर भी दिख जाएगा। आर्कटिक महासागर तो है ही है, लेकिन वो सदर्न ओशियन को यानी दक्षिणी महासागर को दक्षिणी महासागर ना लिखकर अंटार्कटिका महासागर भी लिख देते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडियन ओशियन आपको पूरी तरह से ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है। किस तरह से तीनों रेखाएं जो हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उधर तो पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी ईस्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है और अपनी वेस्ट बाउंड्री पूरी तरह से शेयर कर रहा है हमारे इंडियन ओशियन के साथ में। तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अटलांटिक को तो हम बाकायदा डिस्कस कर ही चुके हैं, और ये पैसिफिक ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, नीचे सदर्न ओशियन दिखाई दे रहा है।
हिंद महासागर का मुख्य कटक भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सिरे से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। यानी हमारी मुख्य भूमि से शुरू होता है। इसका जो रिज है, जो कटक है, वो यह हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी विशाल बेसिनों में विभाजित करता है। इस मुख्य कटक से कई उपशाखाएं पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ निकलती हैं। पूर्व की तरफ निकलती हैं, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही हैं। पश्चिम की तरफ निकल रही हैं, इसका मतलब अफ्रीका की तरफ निकल रही हैं। लक्षद्वीप जो है, जो कि लोकेशन में हम अभी देख चुके हैं, लक्षद्वीप चागोस कटक, ये इस पे जो ये द्वीप है, ये मालदीव और लक्षद्वीप इसी पे स्थित है, इसी कटक के ऊपर ये जो रिज बना हुआ है, इसी पे ये आइलैंड स्थित है हमारे। 30 डिग्री, यानी एक तो पूरा देश ही मालदीव और दूसरा हमारा लक्षद्वीप। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास, दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है, सदर्न हेमिस्फेयर। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 30 डिग्री दक्षिणी कहाँ से आ गया। अभी हमने देखा कि हिंद महासागर में बाकायदा जो मकर रेखा है, जो ऑस्ट्रेलिया को काटती हुई जा रही है, तो वो हिंद महासागर में से भी तो गुजर रही है 23.5 डिग्री। और उसके और नीचे आ जाइए, 30 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है, साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश के आसपास चागोस सेंट पॉल कटक भी है। इसे आगे बढ़ने पर एम्स्टर्डम सेंट पॉल का पठार कह दिया जाता है। इसे क्या कह देते हैं? एम्स्टर्डम सेंट पॉल का पठार। दक्षिण में यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पश्चिमी शाखा जो है वह करगुइलेन गॉसबर्ग कटक कहलाती है और पूर्वी शाखा इंडियन अंटार्कटिक कटक कहलाती है, इंडियन अंटार्कटिक रिज कहलाती है। कुछ स्वतंत्र कटक भी हिंद महासागर में स्थित हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार कटक। तो अंडमान निकोबार रिज जो है, ये बेसिकली अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी म्यांमार वाली है, उसी का आगे की तरफ बढ़ा हुआ पार्ट है और ये पानी से ऊपर उठ चुका है। तो ये क्या है? रिज है ये बेसिकली। सोकोत्रा चागोस कटक, कार्लसबर्ग कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक। बार बार मेडागास्कर नाम आ रहा है तो लोकेशन पता रहनी चाहिए। सुंडागर्त, इसके अंदर भी ट्रेंच हैं लेकिन बहुत कम है। पूछा जाए ट्रेंच सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में भी कहाँ पे ट्रेंच ज़्यादा देखे थे हमने? याद कीजिए, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग की तरफ। और पश्चिमी भाग का मतलब जो एशिया महाद्वीप का पूर्वी किनारा है, यानी एशिया महाद्वीप के पूर्व दिशा में, और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस देखे थे। और याद कीजिए रिंग ऑफ फायर को, जो कि हमने देखा था किस तरह से यहाँ दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट होकर उत्तर अमेरिका और पूरा घूमते हुए हमारे एशिया से होते हुए जाकर के ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड पे खत्म हो रही थी। तो वो पूरी, जिसमें जापान तो पूरा ही उसके अंदर आ रहा था, रिंग्स ऑफ फायर, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी की, इसके अलावा सुनामी की, भूकंप की, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकरा रही हैं दोनों ही तरफ से। एक तरफ से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की तरफ प्लेट जाकर टकराई तो वहाँ पे भी ट्रेंचेस बन रहे हैं, वलयदार पर्वत बन रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं। और ठीक इसी तरह से पूर्वी प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, हमारे एशिया का पूर्वी भाग, यहाँ पे भी प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं? एक दूसरे के नीचे, यानी प्रशांत महासागर की प्लेट नीचे धंस रही है, कॉन्टिनेंट वाली ऊपर आ रखी है, यहाँ पे भी ट्रेंचेस बन रहे हैं और यहाँ पे ट्रेंचेस ज़्यादा बन रहे हैं। सुंडागर्त, इसमें भी ट्रेंच है, हमारे हिंद महासागर में भी ट्रेंच है। जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है ये। बेसिकली ध्यान ये रखना है, धसाव जो है यानी टकराहट जो है, विनाशात्मक प्लेटों के किनारे जो हैं वो कहाँ पे हैं? पैसिफिक ओशियन में। अटलांटिक की बात करें तो हमने देखा दूर जा रहे हैं कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ पे जो जल का भराव हुआ है, जो अटलांटिक ओशियन बना है, वो प्लेटों के दूर जाने की वजह से बना है। ठीक इसी तरह से जो ये हमारा हिंद महासागर है, ये भी प्लेटों के खिसकाव के कारण बना है। तो यहाँ पे कोई टकराहट नहीं हो रही है। यहाँ पे कौन से वाले किनारे हैं? तो यहाँ पे रचनात्मक किनारे हैं प्लेटों के। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त, जो कि लगभग 7,258 मीटर है। इसके अलावा एक और गर्त भी है, डायमेंटिना गर्त। कभी कभी होता क्या है, सुंडा गर्त पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा गर्त है? सेकंड डीपेस्ट कहेंगे हम, लार्जेस्ट नहीं। दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है हिंद महासागर का? तो 2 या 3 गर्त तक, ट्रेंच तक तो आप ध्यान रखिए। तो डायमेंटिना गर्त, क्योंकि ये हमारा हिंद महासागर जो है वो हमारे देश के लगा हुआ पूरा तट भी लग रहा है, हमारे देश के नाम पे भी है और हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हिंद महासागर में द्वीप आइलैंड कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा आइलैंड हैं बहुत कम, द्वीप हैं बहुत कम, लेकिन हैं तो सही। देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में, श्रीलंका के बारे में, मेडागास्कर भी इसी के अंदर है। देखिए ये द्वीप मेडागास्कर और श्रीलंका द्वीपों के ही विस्तृत भाग हैं, इन्हें महाद्वीपीय द्वीप भी कहा जाता है। सुमात्रा, जंजीबार, कोमोरोस द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रेणी के जलमग्न भाग के उभरे हुए हिस्से हैं, जो कि म्यांमार की अराकान योमा जो श्रेणी है उसी का विस्तृत भाग, जो कि जलमग्न हो चुका है, पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, उसी का पार्ट है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये अंडमान निकोबार, यहां पे अंडमान सी है, और ये आपको दिखाई दे रहा है म्यांमार, जिसे किसी समय में बर्मा कहा जाता था, म्यांमार, जिसकी राजधानी समय समय पे बदलती रहती है। देश की राजधानी का नाम ही बदलता ही रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंडमान सी आपको दिखाई दे रहा है, और ये नीचे तक जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये थाईलैंड का दिखाई दे रहा है, पिंक कलर से जो बनाया हुआ है थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मलेशिया, और ये इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, और ये द्वीप है जावा, और जावा में ही इसकी राजधानी है जकार्ता। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना श्रीलंका, इसे तो भूल ही कैसे सकते हो। और ये मेडागास्कर आपको दिखाई दे रहा है। चागोस, डियोगो गार्सिया, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कर्गुएलेन, सेसेल्स द्वीप, ये मध्य महासागरीय कटक के उभरे हुए हिस्से हैं, यानी रिज के उभरे हुए हिस्से हैं ये सभी। तो नाम एक बार आप ध्यान कर लेना। लक्षद्वीप और मालदीव, इनको परवाल द्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। कोरल रीफ, कोरल मूंगा क्या होता है, परवाल विरंजन किसे कहते हैं, किस तरह से ये अपना कलर छोड़ देते हैं, किस तरह से ये एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से ये रीफ बनी हुई है, तो रीफ को तो बाकायदा हम, इन कोरल को तो हम पूरे एटोल्स को, एटोल्स होते हैं जो इनके द्वारा बनाए गए द्वीप होते हैं, आइलैंड होते हैं, उन्हीं को एटोल्स कहते हैं। तो परवालों के बारे में तो पूरा जानेंगे हम। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप जो हैं वो ज्वालामुखी के शंकु हैं। एक मॉरिशस और एक रीयूनियन द्वीप जो हैं वो बने हुए हैं वोल्केनिज्म के कारण, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। बेसिन की अगर हम बात करें तो अंडमान बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। अरब बेसिन अरब नाम आने के साथ अफ्रीका और भारत के तटों के मध्य में है। कार्लसबर्ग कटक इसे दो भागों में बांटता है। ओमान बेसिन, ओमान देश की स्थिति हमने देखी थी, ओमान देश, ओमान की खाड़ी, तो यहाँ पे यमन और ओमान दोनों की हमने स्थिति देखी थी। तो ओमान बेसिन ओमान की खाड़ी के निकट है। मॉरिशस बेसिन, दक्षिणी पूर्वी मेडागास्कर बेसिन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रही गल्फ ऑफ ओमान, बिल्कुल ओमान, और ये ओमान हमने देश देखा था, ये यमन, और ये आपको लाल सागर दिखाई दे रहा है, ये अरब प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, अरब प्रायद्वीप। और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड सी और अफ्रीका का पार्ट। सोमालिया बेसिन जो है, ये सोमालिया, यहाँ पे ये रहा सोमालिया, ये है सोमालिया। कैप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानेंगे, तीनों ही देशों के बारे में, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। तो इन तीनों देशों के बारे में तो कॉन्टिनेंट को पढ़ते समय जानेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। सोमालिया बेसिन उत्तर में सोकोत्रा चागोस तथा दक्षिण में सेसेल्स कटक है। नटाल बेसिन की अगर हम बात करें, मेडागास्कर व दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य है। अग्लुहास बेसिन नटाल के दक्षिण में स्थित है। यहां पे ये है गल्फ ऑफ अदन, ये अरब प्रायद्वीप दिखाई दे ही रहा है आपको, और ये है गल्फ ऑफ अदन, और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अरेबियन सी। प्राचीन गोंडवाना लैंड के पठारों से निर्मित होने के कारण हिंद महासागर के सभी महाद्वीपीय ढाल जो हैं, यानी इनका स्लोप जो है वो स्टीप है, तीव्र ढाल है। हम जानते हैं
कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कितनी बार हम बात कर चुके हैं, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भाई पहले पेंजिया लैंड थी, वो 2 हिस्सों में टूटी, जिसमें से एक पार्ट कौन सा था, गोंडवाना लैंड था। यानी ये गोंडवाना लैंड हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला जो पार्ट है, भूभाग है, वो कब से है, जब से वो लैंड पार्ट एग्जिस्टेंस में है, तब वाला पार्ट है हमारे पास भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि इसके जो स्लोप हैं वो स्टीप क्यों हैं। इसलिए हिंद महासागर में सीमांत सागरों का क्या है, अभाव है। भाई स्टीप स्लोप हैं, इसके कारण यहाँ पे मार्जिनल सी नहीं पाए जाते। जबकि पैसिफिक ओशन में हमने क्या देखा था कि एक तरफ हमारे जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, उनकी मुख्य भूमि है, बीच बीच में कुछ आइलैंड है और उनके बीच में ज़्यादा ढाल जो है वो तीव्र नहीं है, वहाँ पे सागर बने हुए हैं, सीमांत सागर, मार्जिनल सी जिनको हम कहते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को सीमांत सागर नहीं माना जाता। यानी जो वैज्ञानिक हैं, जो कि विद्वान कहें या वैज्ञानिक कहें, जो कि इसको पार्ट नहीं मानते हैं यहाँ पे किसका, सीमांत सागर का, कि ये हमारे इंडियन ओशन के मार्जिनल सी हैं क्या, वो नहीं मानते हैं। बंगाल की खाड़ी को भी और अरब सागर को भी। किसको मानते हैं, लाल सागर को, रेड सी को कहा जाता है कि बिल्कुल ये हिंद महासागर का क्या है, सीमांत सागर है, मार्जिनल सी है। हिंद महासागर का वास्तविक सीमांत सागर लाल सागर को कहा जाता है। फारस की खाड़ी हिंद महासागर के स्थित एक खाड़ी है, जो कि 2-3 बार हम देख चुके हैं फारस की खाड़ी को। महासागरीय जल का तापमान, तो ये तो था हिंद महासागर। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इन महासागरों में जो पानी है वो एक जगह स्टेगनेंट, यानी रुका हुआ तो रहता नहीं है, ठहरा हुआ तो रहता नहीं है, कंटिन्यूस मैनर में चलता रहता है। धाराएं हैं, करंट्स हैं, वेव्स हैं, यानी तरंगे, लहरें हैं और धाराएं हैं। इसके अलावा पानी केवल अगर हम देखें कि अपनी सरफेस पे तो चलता ही रहता है, पानी ऊपर भी उठता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, टाइड्स जिनको कहते हैं। तो पानी का हॉरिजॉन्टली भी चलना और वर्टिकली भी चलना, यानी ऊपर की तरफ भी उठकर चलता है। तो ये हम दोनों ही सिचुएशन में किस तरह से पानी जो है वो बिना ठहरे लगातार चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले महासागरों की लवणता, क्योंकि कौन प्रभावित करता है कि महासागरों के पानी किस तरह से संचलन उसमें होगा, किस तरह से मूवमेंट उसमें होगा, इसको कौन अफेक्ट करता है। तो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सैलिनिटी के कारण क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं। तो महासागरीय जल का तापमान, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी धाराएं ठंडी हैं, कौन सी धाराएं गर्म हैं, कहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिल रही हैं, क्योंकि इनका पूरा पूरा इम्पैक्ट आता है हमारे कॉन्टिनेंट पे, यानी जो तटीय क्षेत्र है उनके ऊपर। भाई जिस तट के अगर ठंडी धारा लग रही है, यानी महासागर में वहाँ पे कोल्ड करंट चल रही हैं, तो वो भूभाग भी, लैंड एरिया भी क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा वहाँ पे। लेकिन यदि वहाँ पे गर्म धाराएं हैं, वार्म करंट हैं, तो वो भूभाग भी। और इसी तरह कॉन्टिनेंट का इम्पैक्ट आता है महासागरों पे, महासागरों का इम्पैक्ट आता है कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो महासागरीय जल का तापमान, ओशियन वाटर टेम्परेचर, समुद्र का जल जो है वो सौर विकिरण से उष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ता जाता है। द ओशियन वाटर इज हीटेड बाय रिसीविंग हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन, यानी इंसोलेशन, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। सी वाटर टेम्परेचर वेरीज विद द टाइम एंड स्पेस। तो किस तरह के महासागर हैं, खुले महासागर हैं, बंद महासागर हैं, कहाँ पे इनकी स्थिति है और किस समय पे हम देख रहे हैं, क्योंकि मंथ्स का भी तो इम्पैक्ट आता है। भाई एक समय जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है और दूसरे समय जब सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, तो इसका भी इम्पैक्ट पूरा पूरा आता है। समुद्री जल के, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स पे हमने देखा था ना कि भी भारत पे एक समय गर्मियों का समय है, एक सर्दियों का समय है, एक मानसून का समय है, किस तरह से इम्पैक्ट आता है टेम्परेचर के अंदर। समुद्री जल के तापमान में समय और स्थान के साथ भिन्नता पाई जाती है। तापमान के अंतर के कारण ही महासागरीय जल में संचरण होता है कि भी ये जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा है, इसके कारण इसके जो पानी है उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, महासागरीय जल में संचरण होता है। समुद्री लहरें और धाराएं चलती हैं, वेव्स होती हैं, करंट्स होती हैं। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस भी पूरा लग जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया रहे कि कहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है और वहाँ पे कौन सा ओशियन आ रहा है। तो समय और स्थान की जो हम बात कर रहे हैं, टाइम एंड स्पेस, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को अक्षांशीय विस्तार, जल की गहराई ये प्रभावित करते हैं कि किस लैटिट्यूड पे वो ओशियन है। इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट आएगा कि उस ओशियन के वाटर का टेम्परेचर क्या रहने वाला है। इस आधार पर सागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक क्षैतिज वितरण हम देखेंगे कि भाई इक्वेटर पे पानी के ऊपर ऊपर चलते हुए हम पहुंच गए पोल्स तक, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस हमें महसूस हुआ, इक्वेटर से चले थे और ऊपरी सतह पे चलते हुए, जैसे मान लो आपको कोई वरदान मिला हुआ है कि आप पानी के ऊपर चल सकते हैं, अंदर नहीं जाना है, तैरना नहीं है, आप पानी के तैर कर भी जा सकते हैं, लेकिन चलने का भी वरदान अगर आपको मिल जाए, तैरने का तो है ही, वो तो आप सीख सकते हैं, तैर सकते हैं, स्विमिंग आपको आती भी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस तरह से हम चलकर जा रहे हैं तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये क्षैतिज। अगर हम देखें इसे हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं कि जब हम इक्वेटर से चलकर जा रहे हैं पोल्स की तरफ। दूसरा हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हम तो फ्लोर तक गोता लगाकर आना चाह रहे हैं महासागर में, हम चाह रहे हैं ओशियन में हम ये जानें कि ऊपरी सरफेस पे कितना टेम्परेचर था, और जैसे 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 हम महासागरों में नीचे बॉटम की तरफ, फ्लोर की तरफ गए तो वहाँ टेम्परेचर में क्या डिफरेंस मिल रहा था। क्योंकि बिल्कुल बॉटम में, क्योंकि आप ये समझिए कि आपको क्या लगता है सनलाइट कहाँ तक महासागरों के पानी में अंदर एंटर कर पाती होगी, तो लगभग 200 मीटर तक, यानी लगभग की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद जैसे ही सूर्य तप नहीं मिल रहा है, इंसोलेशन नहीं हो रहा है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं नीचे तक, टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाता है। और टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंड बढ़ती जा रही है। तो महासागरों के भी, ओशियन के भी फ्लोर पे, बॉटम की अगर हम बात करें, बिल्कुल तली नीतल की तरफ अगर हम जाएं, तली यानी पेंदा जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होने लग जाता है। और इसी वजह से एकदम, अब आप समझिए कि जो भी मेराइन एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु हैं, क्या उनको भी एकदम कोल्ड में रहना अच्छा लगता होगा क्या? नहीं। जैसे पोल्स पे हमें कहाँ इतनी जैव विविधता देखने को मिलती है, आप जाइए अमेज़न के जंगलों में, आप जाइए अफ्रीका में, आपको इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु, ये सब चीज़ें पूरी तरह से अफेक्ट करती है ना कि वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु रह पाएंगे। आप चले जाइए ध्रुवों पे, आपको ना वनस्पति मिलती है और ना वहाँ पे जीव जंतु मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है वहाँ पे। ठीक यही चीज़ प्रभावित करती है समुद्र की पारिस्थितिकी को। जो इकोसिस्टम सी का है उसको भी पूरी तरह से, यानी जलीय पारिस्थितिकी हम जिसे कहते हैं, उसको प्रभावित करती है। भाई समुद्र में रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे? जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, जहाँ पे उनके लिए वेजिटेशन, यानी वहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु अन्य भी होने चाहिए ताकि वो उनको खा सकें। तो वेजिटेशन यानी प्लवक जानेंगे, जहाँ ज़्यादा होते हैं मछलियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं। तो इन सब के बारे में हम बाकायदा पढ़ेंगे कि भी, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो लग पा रहा है ना कि जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं तापमान कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? भाई सूर्य की किरणें वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अब टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जा रहा है, जीव जंतु वैसे वैसे रहना कम कर देते हैं। यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब कहाँ रहते हैं? ऊपरी स्तर में। अब जानेंगे इसको 3 लेयर में किस तरह से डिवीजन करते हैं हम, कि एक सबसे ऊपरी लेयर है, फिर मिड वाली है और फिर सबसे नीचे की है। तो सबसे नीचे तो बहुत कम जीव जंतु मिलते हैं। तापमान, तो इस आधार पर तापमान का क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण जो होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम वायुमंडल को पढ़ रहे थे, एटमॉस्फेयर को, उस समय हमने क्या देखा कि हम जब बात करते थे वर्टिकली तो हम क्या कहते थे, ये अर्थ की सरफेस है और इससे जैसे ही हम ऊपर उठते हैं हमें क्या क्या चेंजेस टेम्परेचर में महसूस होते हैं क्या क्या टेम्परेचर में चेंज आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते थे। अब जब हम बात करें वर्टिकली तो हम क्या देखेंगे कि ये ओशियन का ये तल है, इससे हमें जाना है तली की तरफ, नीतल की तरफ, बॉटम की तरफ। उस समय किस तरह से टेम्परेचर में यानी गहराई में जाने पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है तो ये भी वर्टिकली, और यहाँ सतह से ऊपर भी वर्टिकली, लंबवत। तो वितरण तो ये लंबवत ही है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब हम गहराई में जाएंगे क्योंकि समुद्र से अब हम अगर ऊपर की बात करेंगे तो वो तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो समुद्र का अगर हमें, महासागरों का अगर हमें अध्ययन करना है, उनके बारे में जानना है, तो हमें उनके बॉटम तक पहुंचना पड़ेगा। तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आते जाते हैं।
महासागरीय जल के तापक्रम में अंतर जिन तत्वों पे निर्भर करता है, भाई हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर को जो है वो कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं। महासागरीय जल के तापमान में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, हम ये कह सकते हैं, एक तो इम्पैक्ट आता है जल और स्थल के वितरण में असमानता का, इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। जहां उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, भाई 60% पे तो लैंड एरिया है, 40% पे हमारे यहाँ वाटर बॉडीज हैं। और अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो लगभग 81% पे क्या है, जलीय भाग है, और सिर्फ 19% पे क्या है, लैंड एरिया है। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। इसके कारण तापमान के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। और किसके तापमान में, हम बात करें महासागरों के टेम्परेचर की। गर्म स्थलीय भाग के संपर्क में जो महासागर आएंगे वो महासागरीय भाग ज़्यादा ताप प्राप्त कर पाएंगे, यानी ज़्यादा टेम्परेचर उनका रहने वाला है, जो कि गर्म लैंड एरिया के कांटेक्ट में आ रहे हैं। भाई महासागर और महाद्वीप जहाँ पे मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो हम डिस्कस करके आए ही हैं, हमारी जो तट रेखाएं होती हैं तो बिल्कुल बाकायदा वहाँ पे महाद्वीप यानी लैंड एरिया और महासागर, या फिर कोई आइलैंड है तो आइलैंड, वो सब आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आता है कि वो लैंड एरिया किस जगह पे है, इसका पूरी तरह से इम्पैक्ट आता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। यानी इसका सीधा मतलब लगा लिया करो कि अगर हम तुलना करें दक्षिणी सेम लैटिट्यूड पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि मान लेते हैं हम 40 डिग्री उत्तर में हैं और हम 40 डिग्री दक्षिण में हैं, दोनों ही जगह की वाटर बॉडी को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो 40 डिग्री नदर्न हेमिस्फेयर वाला है वहाँ के महासागरों का तापमान ज़्यादा मिलेगा हमें, यानी वो थोड़े ज़्यादा गर्म होंगे। किसकी तुलना में, 40 डिग्री दक्षिण वाले की तुलना के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। ये तो सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको बस स्थिति पता रहनी चाहिए। अक्षांश की अगर हम बात करें, लैटिट्यूड की, महासागरीय जल का तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता जाता है। अब ये बात तो सिंपल सा लॉजिक चल रहा है भाई कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो लैंड एरिया पे भी टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है महासागरों में भी कम होता जाएगा। अब आर्कटिक कहने को तो महासागर है, लगभग जमा हुआ है। अंटार्कटिका कहने को कॉन्टिनेंट है, लगभग जमा हुआ है। तो जैसे जैसे पोल्स पे जाते हैं तो ये तो वैसे भी आपको पता है कि पोल्स दोनों ही, उत्तरी भी और दक्षिणी भी, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी, दोनों जमे हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे जाने पे तो टेम्परेचर नो डाउट कम ही होने वाला है। तो यहाँ पे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि अब रीजन भी आपको पता है, ठीक वही कारण काम कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की क्या होती है, स्लांट रेज आनी स्टार्ट हो जाती है, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण इंसोलेशन, सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। महासागरीय धाराएं, ओशियनिक करंट्स, देखिए जिन क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती हैं वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। ओशियनिक करंट्स को तो हमें बाकायदा जानना भी है, देखना भी है, कहाँ पे ठंडी है, कहाँ पे गर्म है, और फिर उसके कारण क्या क्या महासागरों में परिवर्तन हो रहे हैं, या उनमें कौन कौन से जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ये सब पाए जाते हैं। क्योंकि संसाधनों पे जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं महासागरों से, उन पे भी तो प्राकृतिक संसाधनों पे तो प्रभाव पड़ता है इन सब कारकों का। तो जिन क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ पे ठंडी जलधाराएं चलती हैं टेम्परेचर कम होता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा चलती है, जिसके कारण लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही शीत ऋतु में समुद्री जल जम जाता है। अब आपको लग सकता है ना कि भी ध्रुवों पे जल जमना चाहिए या फिर और ऊपर जाएं तब वहां पे जाकर जमना चाहिए, 50 डिग्री पे ही क्यों जम रहा है? क्योंकि यहाँ पे आ रही है ठंडी जलधारा, जिसके कारण टेम्परेचर को और कम कर देती है। ऑलरेडी 50 डिग्री की बात कर रहे हैं तो सूर्य की तो किरणें वैसे ही तिरछी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद और ज़्यादा पानी क्यों जम रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधाराएं हैं। उसके कारणों को भी जानेंगे हम।
यूरोपीय तट के साथ साथ गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। गर्म जलधारा समुद्री जल के तापमान को ज्यादा रखती है, इसीलिए नॉर्वे के तट पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश होने के बावजूद जल जम नहीं पाता। अब आप समझ पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं हमारे नदर्न हेमिस्फेयर की, कि एक जगह जहां पे हमें 50 डिग्री पे पानी जमा हुआ मिल रहा है, दूसरी जगह 60 डिग्री लैटिट्यूड जहां पे तो पानी और ज्यादा जम जाना चाहिए था, वहां पे हमें पानी जमा हुआ नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? जबकि 50 डिग्री पे तो तापमान थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था 60 डिग्री के कंपैरिजन में। भाई तापमान जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कम हो रहा है ना, तो 50 डिग्री पे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था टेम्परेचर, और उस 50 डिग्री की तुलना में कम तापमान होना चाहिए था 60 डिग्री पे, यानी ठंड होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है? 50 डिग्री पे पानी जम रहा है, 60 डिग्री पे पानी पानी बना हुआ है, लिक्विड फॉर्म में है, तो समुद्री जल नहीं जमता। तो इसका कारण है प्रचलित पवनें। भाई प्रचलित पवनें देखिए, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें पूरी तरह से इंपैक्ट डाल रही हैं इन महासागरों के ऊपर भी। हम ये देख चुके हैं, पवनों को, विंड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ किस तरह से ये चलती हैं। और इसके अलावा स्थल भाग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जल में कौन से लॉजिक काम करते हैं वो भी हम जानेंगे कि कौन से कारण हैं या कौन से प्रभाव हैं जो कि पवनों पे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने स्थल भाग की अगर हम बात करें, लैंड एरिया की, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे इक्वेटर के पास में दोनों ही तरफ से व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स आ रही हैं। हम बात करें प्रचलित पवनें या जो स्थायी पवनें उनकी हम बात कर रहे हैं, मौसमी पवनों की बात नहीं कर रहे, स्थायी पवनें जो हैं, प्रीवेलिंग विंड्स जो हमने पढ़ी थी उनके बारे में। तो हमने देखा था व्यापारिक पवनें हैं, उसके बाद में 30-35 डिग्री के बाद में क्या चल रही है? पछुआ पवनें चल रही हैं। किधर चल रही हैं? 60-65 डिग्री पे पहुंच रही हैं। और ऊपर से कौन सी पवनें आ रही हैं? पोलार रीजन से पोलार विंड्स आ रही हैं। तो ये तीनों पवनें कौन सी हैं? प्रचलित पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं। तो इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन किसके कंटेक्स्ट में? लैंड एरिया के कंटेक्स्ट में, कि ये पवनें कहाँ से कहाँ जाती हैं, किस तरह से चलती हैं। हवाओं की दिशाएं सागरीय सतह पर तापमान को प्रभावित करती हैं। अनुतटीय पवनों से प्रभावित महासागरीय जल के सतह का तापमान ज्यादा हो जाता है। जो ऑफशोर विंड्स चलती हैं उनके कारण टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अनुतटीय पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में गर्म जल के एकत्रण से जो सतह का तापमान है, सतही जल का तापमान, वो बढ़ जाता है। अपतटीय पवनों से प्रभावित महासागरीय जल का तापमान कम हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट, अपतटीय पवनों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में अपवेलिंग के कारण, यानी नीचे का पानी ऊपर की तरफ रोटेट होने के कारण, अपवेलिंग के कारण सागर के आंतरिक भाग का ठंडा जल सतह पर आता है, जिससे सतही जल का तापमान और ज्यादा कम हो जाता है। तो अपतटीय पवनों से कम हो जाता है और जो अनुतटीय पवनें हैं उनसे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लवणता, सैलिनिटी, जिसे हमें थोड़ा और डिटेल में जानना है, लेकिन एक बार सरफेसली देख लेते हैं यहाँ पे सैलिनिटी को, लवणता को। अधिक लवणता वाला जल जो है वो अधिक ऊष्मा को ग्रहण करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए कि एक ही लैटिट्यूड पे जो जलीय भाग है, मान लेते हैं दो महासागरों में अलग अलग सैलिनिटी है, सेम इक्वेटर पे, इक्वेटर नहीं, सेम लैटिट्यूड पे, एक ही अक्षांश पे स्थिति है, ठीक है। एक जगह मान लेते हैं पैसिफिक ओशियन है, दूसरी जगह मान लेते हैं हिंद महासागर है। अब यहाँ पे प्रभावित करती है उनकी लवणता कितनी है। लवणता को कैसे देखते हैं आप यूँ समझिए, 1000 ग्राम पानी में मान लेते हैं 35 ग्राम जो है वो सोल्ट है, तो हम क्या कहते हैं 35% इसमें क्या कह देते हैं, लवणता है। यानी 1000 ग्राम पानी के अंदर 35 ग्राम यदि लवण है, और इसमें लवण में भी यानी सैलिनिटी के अंदर भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सोल्ट ही, NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ही सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और अन्य क्लोराइड आते हैं, सबसे ज़्यादा तो NaCl। फॉर्मूला तो बचपन से रटा होगा ना, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे हम कहते हैं, नमक जो हम सभी खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत पोषक तत्वों में से एक हम कह सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उसके बिना हमें भोजन अच्छा ही नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे पर ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो NaCl की जो, यानी ये एक मेजर फैक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा यही होता है सैलिनिटी में, तो इसलिए NaCl लिख दिया था। मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, MgCl भी है, लेकिन हम अगर बात करें सैलिनिटी में जिसमें सारे क्लोराइड चल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जो सबसे ज़्यादा है वो भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लवणता कितनी है। हमें ये नहीं मतलब NaCl कितने प्रतिशत है, MgCl कितने प्रतिशत है, नहीं, हमें तो ये बताओ इस पानी में कितने लवण घुले हुए हैं, तो हम बताते हैं उसको 35%, यानी इसका मतलब। और अगर
हम कहें 27% है, इसका मतलब कि इस 1000 ग्राम पानी में 27 ग्राम जो हैं वो लवणों के हैं, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो। ठीक है, तो ये होती है लवणता को बताने का तरीका। लवणता, सैलिनिटी, अधिक लवणता वाला जल जो है वो ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करने में सक्षम होता है। यानी हमने देखा कि एक ही अक्षांश पे इंसोलेशन एक जैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही अक्षांश, एक ही लैटिट्यूड के ऊपर दो अलग अलग ओशियन हैं, उनकी सैलिनिटी भी डिफरेंट है। तो जो ज्यादा सैलाइन होता है वो ज्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर पाता है, ज्यादा हीट ले पाता है। अधिक लवणीय जल का तापमान इसीलिए अधिक होता है। जिसमें सॉल्टी यानी जो ज्यादा सैलिनिटी वाला पानी है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। कम लवणता वाले क्षेत्रों में जल का तापमान कम होता है। स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात, थंडरस्टॉर्म, इसके अलावा चक्रवात साइक्लोन्स, ये भी सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। एंटी साइक्लोन भी प्रभावित करते हैं। भाई एंटी साइक्लोन जो उतर रहे, अभी हमने लैंड एरिया पे हमने देखा था कि किस तरह से साइक्लोन और किस तरह से एंटी साइक्लोन बनते हैं। एंटी साइक्लोन बेसिकली हाई प्रेशर के केंद्र होते हैं, हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन। और हाई प्रेशर का मतलब हवाएं बाहर की तरफ चलती हैं, यानी इनके केंद्र में हाई प्रेशर होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं। ये बात तो डिस्कस हम कर ही चुके हैं। इनसे दैनिक तापक्रम अधिक प्रभावित होता है। सागर की स्थिति, आकार, ये भी सागर के तापमान को प्रभावित करता है। आकार भी, यानी बड़ा है या साइज में छोटा है, ये भी प्रभावित करता है कि लैंड एरिया से पूरी तरह से घिरा हुआ है, उसमें कोई नदी आकर गिर रही है क्या, या वहां पे वर्षा कितनी होती है। जैसे लाल सागर है, एक तो लैंड एरिया से घिरा हुआ है पूरी तरह से। भाई एक तरफ पूरा अफ्रीका लगा हुआ है, दूसरी तरफ अरब प्रायद्वीप लगा हुआ है, सऊदी अरब लगा हुआ है और यमन लगा हुआ है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम जानते हैं लैंड एरिया से तो घिरा हुआ है। दूसरा कारण क्या है, 23.5 डिग्री, भाई लाल सागर में से 23.5 डिग्री गुजर रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। जब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो ध्यान क्या रखना है कि भाप के साथ, यानी जो लेटेंट हीट है वो लवणों को नहीं उठाती है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। कौन? गुप्त ऊष्मा। कहाँ जाकर छोड़ती है, और ये सब तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में हम पढ़ चुके हैं उसको पढ़ते समय। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लेते हैं ये एक पानी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हमने कहा, मान लेते हैं कि कोई आपने एक बाउल लिया है, उसमें पानी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब उस बाउल में सैलिनिटी भी आप डाल दीजिए, ठीक है। उस मान लेते हैं उस बाउल में जितना पानी है उसके 35% में आपने उसको सैलाइन बना दिया। उसकी सैलिनिटी कितनी हो गई है? 35% हो गई है। अब आपने क्या किया, उसमें से इवेपोरेशन होने दिया, वाष्पोत्सर्जन करवाया। जैसे ही भाप बनकर पानी ऊपर उठा, तो इसका मतलब इस बाउल में पानी क्या हो गया है, जो पहले 1000 ग्राम था, मान लेते हैं 1000 ग्राम हमने पानी लिया, इस 1000 ग्राम में 35% हमारी थी सैलिनिटी। अब इसमें से पानी जो था वो भाप बनकर ऊपर उठ गया, ठीक है। यानी इसमें कम क्या हुआ, पानी कम हुआ। सैलिनिटी तो अभी भी 35% ही चल रही है, लेकिन पानी क्या हो गया, मान लेते हैं 900 ग्राम बच गया। 1000 ग्राम में भी 35% यानी 35 ग्राम था, 900 ग्राम में भी 35 ग्राम क्या है, हमारी सैलिनिटी यानी लवणता है। तो अब लवणता का प्रतिशत जो 1000 पे 35% निकल रहा था, अब वो बढ़ जाएगा। खुद से निकाल कर देखना कि 900 में 35 जो भाग है वो यहाँ पे 35 ग्राम भाग जो है वो लवणता है, तो इसका प्रतिशत कितना निकल कर आएगा। भाई भाग और गुणा ही तो करना है, कर लेना। तो यहाँ पे लवणता का प्रतिशत क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा समझाने का मतलब ये था कि वाष्पोत्सर्जन की घटना ज़्यादा होने के कारण, इवेपोरेशन के कारण सैलिनिटी बढ़ती है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जैसे ही वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है या रेनफॉल होता है, दोनों में अंतर होता है, प्रेसिपिटेशन में और रेनफॉल में। तो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होता है तो इसकी लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पानी तो मीठा बरस रहा है ना, उसमें नमक थोड़े ना है जो बारिश का पानी बरस रहा है। तो यानी वर्षा हो गई, रेनफॉल हो गया, सैलिनिटी कम हो जाएगी। इवेपोरेशन हो गया, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब बस आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है कि इवेपोरेशन होगा इसका मतलब सैलिनिटी बढ़ेगी, नहीं।
क्यों बढ़ेगी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पानी जो था वो भाप बनकर ऊपर उठ गया, लवण तो अभी भी उसमें उतने पड़े हैं, अब पानी की क्वांटिटी कम हो गई है। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने निकालना सीखा था, भूलोगे नहीं आप उस बात को, ठीक वैसे ही यहाँ पे सैलिनिटी एक बार अप्लाई करके देख लेना खुद से नोटबुक में, ऐसे काम कर लिया करो ताकि कंसेप्ट जो है बेसिक जो है वो आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, है ना। तो सागर की स्थिति और आकार भी सागरीय जल के तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण अगर हम देखें, महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण की हम बात करें हॉरिजॉन्टली, यानी हमें इक्वेटर पे से चलना है ध्रुवों की तरफ और फिर देखना है कि कहाँ पे तापमान कम है, कहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान लगभग 26, अच्छा इसे एरो बना लेना भाई, -26 मत समझ लेना इसे, ये एरो है, ठीक है। ये टेम्परेचर होता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज की हम बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। ध्रुवों की ओर जाने पर यह तापमान क्या होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। महासागरीय जल का तापमान कौन से लैटिट्यूड पे कितने डिग्री होता है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस टेम्परेचर को, क्योंकि हमें वर्टिकली भी देखना है और हॉरिजॉन्टली भी देखना है, तो टेम्परेचर को और सैलिनिटी को डिस्कस करेंगे, बाकायदा मैप भी देखेंगे सैलिनिटी का कि कहाँ पे लवणता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और फिर वो स्थिति आने के साथ आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा कि यहीं पे लवणता ज़्यादा क्यों पाई जा रही है, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं सैलिनिटी को पूरी तरह से, तो वो देखेंगे बाकायदा मैप में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।